जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत का प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि डीएलएड में विद्यार्थियों के लिए दो ही सब्जेक्ट काफी भारी लगते हैं, एक संस्कृत और एक अंग्रेजी। क्योंकि यह यूपी में इन दोनों भाषाओं की तंगी होती है। तंगी इसलिए हो जाती है कि इंटर के बाद में, हाई स्कूल के बाद में लगभग बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत छोड़ देते हैं। तो संस्कृत छोड़ देते हैं तो आज फिर से वो रटने की क्षमता तो है नहीं कि बचपन था तो आप रट लेते थे, हर चीजें याद हो जाती थी, लेकिन अब वो चीजें याद नहीं होती हैं। समझ की भी जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मतलब किसी स्वर का उच्चारण करने में जो समय लग रहा है उसके आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। दो प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं, चार प्रकार हैं, पांच प्रकार हैं। तो स्वर को उच्चारित करने में लगने वाले समय के अनुसार स्वर को दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। वैसे एक प्लुत भी कहते हैं, लेकिन ह्रस्व और दीर्घ यही दो मेन है। ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे ओ, ई, उ। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ जिनके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। जैसे अ, ई, उ, आ, ई, उ। देखिए हर चीज में, जैसे अ का उच्चारण हुआ तो अ, आ में थोड़ा सा क्या है, समय ज्यादा लग रहा है। तो समय जब ज्यादा लग रहा है तो दीर्घ, और समय जब कम लग रहा है तो ह्रस्व। और दो चीजें पूछता है, एक पूछता है सघोष, सघोष, और एक होता है अघोष, अघोष। यह दो चीजें। तो अघोष में क्या आता है? अघोष का मतलब है आगे, जैसे क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंग। ये चीजें समझ में आई? तो देखिए इसमें अघोष और सघोष क्या है। तो अघोष का मतलब है जो आगे, पहला और दूसरा, क और ख, यह दोनों क वर्ग में ये क्या है, पहला और दूसरा अघोष हैं। ठीक, पहला और दूसरा क्या है, अघोष। अघोष का मतलब है आगे, ऐसे याद रखिए। उसके बाद सघोष, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, सघोष है। आपको सघोष भी समझ में आ गया, अघोष भी समझ में आ गया। और एक पूछता है सघोष अघोष के बाद में अल्प प्राण, महाप्राण। वायु के अनुसार, वायु जब उच्चारित करते हैं जो वायु निकलता है उसके अनुसार अल्प प्राण, प्राण, और महाप्राण, महाप्राण। तो वायु के अनुसार जब किसी व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो उसमें से वायु कितना निकलती है उसके अनुसार दो भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प में देखिए कितने वर्ड, एक दो तीन, तो विषम, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण है। और महाप्राण कैसा है, पहला क वर्ड, एक दो, दो वर्ड है तो सम है। तो दूसरा और चौथा, महाप्राण में दूसरा और चौथा, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। इसको याद रखिएगा। जैसे पहला क, ग, अंग, ये क्या है, अल्प प्राण है। ख और घ क्या है, महाप्राण है। अब देखिए ह्रस्व दीर्घ भी समझ में आ गया, सघोष अघोष भी समझ में आ गया, अल्प प्राण और महाप्राण भी समझ में आ गया।
यह सारी चीजें समझ में आ गई। अब चाहे ह्रस्व पूछे, दीर्घ पूछे, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, सभी चीजें आपको कंफर्म हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ज वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ज वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, ताल, ओष्ठ, मूर्धा। जो वर्ण हैं उनका उच्चारण कौन से स्थान से, मुख के कौन से स्थान से हो रहा है, इसके आधार पर बताइए। तो सबसे पहले जानिए जो क वर्ग है, क वर्ग, क वर्ग का स्थान जो है वो कहां से है? कंठ से है। और उसके बाद आता है च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है? तालु से, तालु। अभी सारी चीजें समझाते हैं तालु से। उसके बाद आता है ट वर्ग, ट वर्ग का स्थान है मूर्धा। ठीक। उसके बाद त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण है दंत। दंत के बाद में आता है प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। इसको प्रकार में बात किया जाए तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यह चीजें होती हैं। तो अब जानिए कि कंठ, कंठ में क वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। देखिए इसका उच्चारण जो कर रहे हैं आप गले में, गले से हो रहा है, कंठ से। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण हो रहा है तालु से। जो तलवा है जीभ से सटा हुआ वो क्या है? तालु, तालु का च, च। ऐसा लग रहा है कंठ से ऊपर, जो आगे जैसे जैसे आप बढ़ते चलेंगे उसी स्थान, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से इनका उच्चारण स्थान है। तो च वर्ग में च। उसके बाद ट, जब जीभ मुड़कर दांत के ऊपर वाला हिस्से को टच करती है तो कब, तो क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा का मतलब मुड़ जाती है, जब जीभ मुड़ रही है तो मूर्धा। तो वो कौन सा है? ट वर्ग है। त, त का मतलब है, देखिए जब जीभ कहाँ टच करे? दांत, दांत में, तो कौन सा हुआ? दंत। प वर्ग, प, फ, ब। तो देखिए ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है, ओठों का, ओठों का उपयोग ज्यादा हो रहा है। देखिए आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि कौन से वर्ग का उच्चारण कहां से हो रहा है। तो देखिए च, छ, ज। तो ज का जो उच्चारण हो रहा है वो तालु से हो रहा है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पावक में संधि है, अयाद संधि, अनुस्वार संधि, वृद्ध संधि, यण संधि। तो कौन संधि है पावक में? तो सबसे पहले यह जानिए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि दिया हुआ है। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जानिए कि कौन कौन से संधि हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को समझते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या है कि दीर्घ संधि की बात करें, जैसे अ या आ, एक छोटा हो एक बड़ा, जैसे अ और आ को मिलाकर क्या बनता है? आ। ई, ई, छोटी ई, बड़ी ई को मिलाकर क्या बनता है? बड़ी। जब हर चीज अकस वर्णे दीर्घ, सब कुछ दीर्घ हो जाए, वो कौन सी है? दीर्घ संधि है। जैसे अ आ, ई ई, तो क्या है? वहां पर दीर्घ हो रहा है। अब उसके बाद समझते हैं गुण संधि। दीर्घ संधि समझ में अब गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में कोई भी शब्द आए, ई आए, उ आए और री आए, तो क्या हो जाता है? अ के बाद में ई आए, उ आए, री आए, तो क्या हो जाता है? अ और ई मिलाकर क्या होता है? ई, उ, अ या आ के बाद में उ आए तो क्या हो जाता है? ओ,
अ या आ के बाद में री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यह बात समझ में आई। जैसे महाधन ईश, महाधन ईश, तो क्या होगा यहाँ पर, आ है, आ के बाद में ई है, महाधन ईश को मिलाकर अ और ई मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महेश, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईश। बात समझ में आई। ये क्या है, गुण संधि है। गुण संधि भी समझ में आ गई। अब वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आए, ए आए, ओ आए, तो क्या हो जाता है, अय हो जाता है, अ हो जाता है। बात समझ में आई। अ या आ के बाद में ए आए, ओ आए तो क्या हो जाता है, अय हो जाता है और अ हो जाता है। बात समझ में आई? उसके बाद यण संधि, यण संधि में क्या होता है कि ई उ री के बाद में अगर ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वह हो जाता है। बात समझ में आए? और री के बाद में कोई असमान स्वर होता है तो र हो जाता है। बात समझे, य व र हो जाता है। यह यण संधि हुई। यण संधि के बाद में अयाद संधि, अयाद संधि। अयाद संधि में क्या होता है कि अयाद संधि ए अय ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आए, ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अय, उसके बाद में ए के बाद में ए अय के बाद में कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अव हो जाता है। अब ओ के बाद में औ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक, यह बात समझ में आई। पावक में कौन सी संधि है, तो पावक में अयाद संधि है, ऑप्शन पहला सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अभव धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। अभव जो है यह लंग लकार है, तो कौन सा अभव का स्थान कहां पर है, तो मध्यम पुरुष एक वचन है। भाई इसको याद करना पड़ेगा, इसके लिए ना कोई ट्रिक है ना सोचिएगा भी, इसको याद करेंगे तभी आप पेपर में कर पाएंगे। तो अभव कौन सा स्थान है, मध्यम पुरुष एक वचन, वो पहला ऑप्शन सही होगा। तो अगला प्रश्न है, प्राय उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान समास होता है। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, समास होते हैं 6 प्रकार के। तो अव्ययी भाव समास, जहां पर देखिए, जहां पर जिस समास में जैसे अनु लगा हो, ऐसे समझिए कि उपसर्ग लगा हो, सरल भाषा में समझिए, उपसर्ग लगा हो तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास, जहां कारक का लोप हो रहा हो। राजा का पुत्र, वो क्या होता है, राज पुत्र। ठीक, ऐसे समझिए जहां पर पहला पद प्रधान होता है वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है।
और जहां पर कोई अन्य शब्द प्रधान हो जाए, जैसे दशानन। दशानन, दशानन का मतलब है रावण। लंबोदर, लंबोदर का मतलब है गणेश। देखिए, लंबोदर उच्चारित कर रहे हैं लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है, गणेश हो रहा है, दूसरे पर चला जा रहा है, रावण हो रहा है। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जहां दोनों पद प्रधान हो, माता पिता, शुभ लाभ, यहां पर क्या है, द्वंद्व समास है। एक होता है द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास में होता है त्रिशूल, 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 त्रिनेत्र। जहां पर संख्या की बात हो रही हो, तो संख्या की बात होगी तो वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। जहां पर प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। जहां पर द्वितीय पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। और जहां पर नंबर की बात हो, द्विगु समास। और जहां पर दोनों पद समान हो, वहां पर द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास, जहां पर कोई अन्य पद प्रधान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। और उसके बाद छठवां है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, उसके गुण रंग को बताता है, और दूसरा पद जिसके बारे में बताया जा रहा है वह हो जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है, उत्तर पद आगे वाला, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, समास 6 प्रकार के मैंने बता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत में माहेश्वर सूत्र की संख्या है को 8, 12, 10, 14। तो संस्कृत में माहेश्वरी सूत्र की संख्या कितनी है, 14 है। ट वर्ड का उच्चारण स्थान ट, तो जीभ देखिए मुड़ रही है, तो कौन सा है, मूर्धा है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। अब आपको केवल प्रश्न करते चले जाना है, बाकी चीजें मैंने जो 3-4 क्वेश्चन हुए ना, उसी में सारी चीजें क्लियर कर दी। देखिए रिपीट हो रहे हैं बस। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है, बालक, नदी, एतत्, विद्यालय। तो यहां पर जो एतत् है वह नपुंसक लिंग है। रमेश में कौन सी संधि है, संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, यण संधि है। यहां पर देखिए, तो वृद्ध गुण संधि में क्या होता था, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि है, ए की मात्रा है, तो यहाँ पर गुण संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपुरुष में समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। राजपुरुष में बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं, संख्या की बात की नहीं तो द्विगु समास भी नहीं होगा। यहाँ पर विशेषता तो बतला नहीं रहा है, तो कर्मधारय भी समास नहीं होगा। तो यहाँ पर पूर्व पद प्रधान है, पुरुष पद प्रधान है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छ का उच्चारण तालु से है, तो ऑप्शन चौथा सही होगा। पावक का संधि विच्छेद है, पौ धन अक, ऑप्शन तीसरा सही होगा। एकोनविंशति का तात्पर्य है 19, 49, 29, 21, मतलब है 19। ऑप्शन पहला सही होगा। प्रश्न की ओर। प्रतिदिन में कौन सा समास है, देखिए प्रतिदिन, यहाँ पर देखिए उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट वर्ड का उच्चारण, ट वर्ड का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। विद्यालय में संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो विद्या, विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय में कौन सी संधि है, अ और आ के, अ और आ मिलाकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। राजपुत्र शब्द में समास है,
तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र, जहां कारक का लोप हो रहा हो वहां पर तत्पुरुष समास है। जहां पर उपसर्ग लिखा दिखे, अनु, प्रति, ये सब लिखा दिखे तो अव्ययी भाव समास। जहां तीसरा पद प्रधान हो रहा हो बहुब्रीहि समास। जहां दोनों पदों को समान वरीयता दी जा रही हो वहां पर द्वंद्व समास। जहां पर संख्या की बात की जा रही हो वहां पर द्विगु समास। और जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वहां पर होता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ताल, दंत, ओष्ठ। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन पहला सही होगा। एकोन चत्वारि सन्ति, चत्वारि सन्ति शब्द का अर्थ है 47, 39, 29, 49। तो एकोन चत्वारि सन्ति, चत्वारि सन्ति का मतलब है 39, ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौर्भ्यम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो चौर का मतलब है, चौर का मतलब है यहाँ चोर से है, चोरों का भय, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।